स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली और चैप्टर्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकेंड कोर्स क्रेडिट 4 जो आपका DSC 6 का सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट को पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और उसकी विवादित उत्पत्ति क्या है। इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास। आज की वीडियो में हम ये फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिचय। तो इसका परिचय और परिभाषा है मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन दो या दो से अधिक देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य स्तर पर स्थापित होने वाले संबंधों को कहते हैं। जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वे जो किसी भी देश के या आपसी राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भी सैन्य स्तर पर किसी भी प्रकार के जो संबंध स्थापित होते हैं उनको ही एक तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यह एक शैक्षिक और कूटनीतिक क्षेत्र होता है, जिसके अध्ययन से हमें यह पता चलता है जो एक देश है वो दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बर्ताव कर रहा है और उनके बीच क्या क्या सहयोग है और क्या क्या संघर्ष है और उन सहयोग और संघर्ष के क्या क्या कारण है, और जो वैश्विक राजनीति होती है, विश्व की राजनीति होती है, वो कैसे काम करती है। तो ये आपका हो गया परिचय। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ एवं परिभाषाएं। ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, तो हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी कोई एक मूल परिभाषा नहीं है, उसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिसमें सबसे पहले आते हैं हेनरी मार्गेथाउ, उनकी जो अपनी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948, और उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित किया है एक शक्ति के रूप में। उन्होंने बोला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका मूल शक्ति की राजनीति है, और जो राष्ट्रों के बीच संबंध होता है वो मुख्य रूप से उनके राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन पर आधारित होता है। जो हेनरी मार्गेथाउ है उनका जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यहीं पर हम एक सेकंड देख लेते हैं जो था चार्ल्स रेनॉल्ड्स के अनुसार। चार्ल्स रेनॉल्ड्स ने क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित किया है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिन दृष्टिकोणों में सबसे पहले आपका शक्ति आता है, फिर सहयोग, वैश्विक संस्थाएं और निर्णय निर्माण प्रक्रियाएं, ये सभी दृष्टिकोण में शामिल होते हैं। अब हम एक देख लेते हैं प्रोफेसर चार्ल्स स्केचलर के अनुसार। जो आपके प्रोफेसर चार्ल्स स्केचलर जी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देशों के बीच सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन कहा है। जो मतलब कि एक देश का दूसरे देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है, उसके अध्ययन को ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा है, जो उनके आपसी संपर्क और व्यवहार को प्रभावित करता है। उनके अनुसार यह केवल राष्ट्र राज्यों के बीच तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है और अन्य वैश्विक संस्थाएं होती है, उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में लेता है, शामिल करता है। अब हम एक देख लेते हैं हार्टमैन के अनुसार। जो हार्टमैन है उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन के एक क्षेत्र की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जिसके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य राज्य के राष्ट्रीय हितों से समायोजित करता है। हार्टमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक राज्य होता है वो दूसरे राज्य से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अपने हितों को उसके हितों से समायोजित करता है। एक देख लेते हैं हम हेरोल्ड और मार्गेट स्प्राउट के अनुसार। जो हेरोल्ड और मार्गेट स्प्राउट थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय के संबंधों और संबंधों के उन पहलुओं के रूप में परिभाषित किया है जिसमें विरोध, प्रतिरोध, उद्देश्य और हित के संघर्ष के कुछ तत्व मौजूद होते हैं। तो ये तो देख लिया हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, जो हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखी थी। देन हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। तो हम इसको समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या लेना देना है, क्या संबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच
आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, शांतिमय हो या युद्ध हो, आर्थिक हो या भौगोलिक, सरकारी हो या गैर सरकारी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही निरूपण करता है। एक सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है वो चाहे राजनीतिक, गैर राजनीतिक, शांतिमय, युद्धमय, आर्थिक, भौगोलिक, वो सभी प्रकार के उसके पहलुओं का वर्णन करता है। बल्कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वो केवल राजनीतिक संबंधों से ही का ही वर्णन करती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके जो राजनीति पहलू होते हैं उनको ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता के कारण उसके अंतर्गत वे संबंध भी आते हैं जो राजनीतिक नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें राजनीति से अलग भी और पहलू भी आते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु। वर्ष 1947 में ग्रेसन किर्क ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 5 आवश्यक विषय वस्तु की बात की थी, जो कि राज्य की प्रकृति एवं कार्य, राज्य शक्ति के निर्माण व उसको निर्धारित करने वाले कारक, विश्व शक्ति, राज्य की विश्व व्यवस्था में स्थिति एवं व्यवहार, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्भव एवं विकास तथा अधिक स्थायी विश्व व्यवस्था की स्थापना। ये आपके 5 विषय वस्तु थे, जिसमें अब हम देख लेते हैं सेकंड। वही 1948 में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के पेरिस सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल किया जाना चाहिए। तो जो आपको 1948 में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल करने की भी बात की गई थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्ल यूज इसके विषय वस्तु को थोड़ा और विस्तृत करते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हैं, जैसे राज्य एवं विश्व, वैश्विक प्रक्रियाएं एवं वैश्विक अंतर्निर्भरता, संघर्ष, शक्ति संबंध एवं सीमिताएं, वैश्विक राजनीति एवं समाज, विश्व जनसंख्या एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं, विभिन्न असीमताएं, परिवर्तन एवं स्थायित्व आदि। यहीं पर हम देख लेते हैं विंसेंट बर्गर 1970 ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु के 7 मुख्य तत्व की चर्चा की है। तो जो भी 7 मुख्य तत्व है वे देख लेते हैं हम, जिसमें राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्र हित में वृद्धि के उपलब्ध माध्यम, वैश्विक राजनीति की प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयाम, राष्ट्र शक्ति का नियंत्रण एवं सीमिताएं, सभी प्रमुख एवं विश्व शक्ति देशों की विदेश नीतियों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण छोटे देशों की भी विदेश नीति, हाल की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास। तो ये था। अब हम देख लेते हैं एक बेलिस तथा स्मिथ के मतानुसार वैश्वीकरण के विकास ने कई नए मुद्दों व पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु में जोड़ा है। इस नए प्रकृति के विषय वस्तु में मानवाधिकार, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जेंडर मुद्दों, इनको शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की आवश्यकता, 3 स्तरीय विश्लेषण। इसको भी मैंने आपको इससे पहले वाली यूनिट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी हम थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। 3 स्तरीय विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस और राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए केनेथ वोल्टेज द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो आपका 3 स्तरीय विश्लेषण है, इसको केनेथ वोल्टेज ने प्रतिपादित किया था। इसे मैन द स्टेट एंड वॉर 1959 पुस्तक में विस्तार से समझाया गया था। जो आपकी मैन द स्टेट एंड वॉर पुस्तक है उसमें 3 स्तरीय विश्लेषण को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। यह विश्लेषण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना या संघर्ष को 3 स्तरों, लेवल ऑफ एनालिसिस पर देखने का तरीका प्रदान करता है। तो चलिए देख लेते हैं ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला आता है व्यक्तिगत स्तर, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। इस स्तर पर व्यक्ति विशेष की भूमिका देखी जाती है, विशेष रूप से राजनीतिक नेता, कूटनीतिज्ञ और नीति निर्माता। यह स्तर इस प्रश्न पर ध्यान देता है कि नीति के व्यक्तित्व, विचारधारा, निर्णय लेने की शैली और मनोवैज्ञानिक कारकों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं हिटलर के आक्रामक नीति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि हिटलर की आक्रामक नीति थी, उनसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और जो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे नेता थे, उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता संघर्ष को प्रभावित किया। तो यहाँ आपका था व्यक्तिगत स्तर। अब हम दूसरे विश्लेषण का स्तर देख लेते हैं, जो कि आपका है स्टेट लेवल, राज्य स्तर, जिसमें
किसी देश की आंतरिक राजनीति, शासन प्रणाली, आर्थिक स्थिति और विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। और जो लोकतंत्र और अधिनायकवाद जैसे सरकार के प्रकार, राजनीति की स्थिरता और घरेलू नीति होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। इसको उदाहरण में हम देख सकते हैं, जो अमेरिका और सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं है, जैसे कि पूंजीवाद और समाजवाद, वे उनका शीत युद्ध पर जो प्रभाव हुआ था उसको हम इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और जो दूसरा उदाहरण देख सकते हैं वो चीन के आर्थिक और सैन्य शक्ति का विश्व राजनीति पर बढ़ता प्रभाव। तो ये हमने राज्य स्तर देख लिया। अब हम विश्लेषण का तीसरा स्तर देख लेते हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्तर। इस स्तर में जो पूरी वैश्विक प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है, जो आपकी विश्व की वैश्विक प्रणाली होती है उसका विश्लेषण किया जाता है इस स्तर में, जिसमें शक्ति संतुलन, गठबंधन, युद्ध, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये शामिल होते हैं। यह स्तर यह समझाने की कोशिश करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, जिनमें आपकी यूनाइटेड नेशन, नाटो, WTO, वे देशों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत और अमेरिका रूस के बीच द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन। और दूसरा हम देख सकते हैं वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक निर्भरता और कूटनीतिक संबंधों में बदलाव। तो यहाँ पर हमने ये तीनों प्रणाली के स्तर तीनों विश्लेषण के स्तर देख लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था ये लेवल ऑफ एनालिसिस, सिस्टमेटिक लेवल, स्टेट लेवल, इंडिविजुअल लेवल, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, वेस्टफेलिया की संधि, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। जो आपकी वेस्टफेलिया की संधि है वो 1948 में हुई थी, जिसको यूरोप में 30 साल के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो 1918 से 1948 के बीच हुई थी। और 8 साल के युद्ध, इस 3 साल की संधि ने 8 साल के युद्ध को समाप्त किया था, जो 1568 से 1948 तक चला था। जो यह संधि है यह आधुनिक संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा की नींव मानी जाती है। तो देख लेते हैं हम इस संधि की मुख्य विशेषताएं। तो इसकी मुख्य विशेषताओं में हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो संधि थी ये संप्रभुता थी। इस संधि ने राष्ट्रों की संप्रभुता को मान्यता दी, जिससे बाहरी हस्तक्षेप के बिना राज्यों को अपनी सरकार और नीतियों करने का अधिकार मिला। और जो दूसरा आपकी विशेषता है वो धार्मिक सहिष्णुता है। जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक गुट थे उनके बीच धार्मिक संघर्ष कम हो गया था, और जो राज्यों को अपने धर्म तय करने की स्वतंत्रता थी वो मिल गई थी। तीसरी आपकी जो विशेषता आती है वो आती है राजनीतिक संतुलन। यूरोप में शक्ति संतुलन की नई व्यवस्था बनी, जिससे भविष्य में बड़े साम्राज्यों के विस्तार पर रोक लगी। और तो जो आपकी विशेषता आती थी वो आती है राजनयिक परंपरा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संधियों के जरिए विवाद सुलझाने की परंपरा मजबूत हुई। तो ये हो गई आपकी वेस्टफेलिया की संधि की मुख्य विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं वेस्टफेलिया की संधि का क्या प्रभाव हुआ। इस प्रभाव में सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसने यूरोप में राष्ट्र राज्य प्रणाली को जन्म दिया। जो राष्ट्र राज्य प्रणाली यूरोप में उभरी वो वेस्टफेलिया की संधि के कारण ही उभरी, जो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है। दूसरा हम देख लेते हैं, संधि के बाद यूरोप में राजनीतिक स्थिरता बढ़ी और राष्ट्र राज्य की पहचान की भावना विकसित हुई। तीसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं, यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की विचार का प्रेरणा स्रोत बनी। तो ये हमने कुछ प्रभाव देख लिए वेस्टफेलिया की संधि के। अब हम देख लेते हैं आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय। जो आधुनिक राज्य व्यवस्था है उसका उदय कैसे हुआ। जो आपका मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसका उदय मुख्य रूप से वेस्टफेलिया की संधि से ही माना जाता है। जो आपकी 1948 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी उससे आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय माना जाता है। लेकिन जो इसका विकास हुआ वो कई चरणों में हुआ। जो ये प्रणाली है ये सॉवरेन नेशन स्टेट्स, जो आपका संप्रभु राष्ट्र राज्य है उस पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी स्थायी सीमाएं, सरकार, कानून और संप्रभुता होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो आधुनिक राज्य व्यवस्था है उसके उदय के जो प्रमुख चरण हैं उन प्रमुख चरणों को देख लेते हैं। जिनमें सबसे पहले क्या आप जानते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है आपकी वेस्टफेलिया की संधि जो 1948 में हुई थी और संप्रभुता का सिद्धांत। जो 30 साल के युद्ध के बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई थी उनने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को स्थापित किया। जो प्रत्येक राज्य को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, उससे भारी हस्तक्षेप को रोक दिया गया। यह संधि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार बनी। तो हम दूसरा चरण देख लेते हैं। जो आपका दूसरा चरण था वो था फ्रांसीसी क्रांति, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो 1779 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, नागरिक अधिकारों इनकी अवधारणाओं को जन्म दिया था। जो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ
इसके कारण उससे ही नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। तीसरा आप देख सकते हैं जो राजशाही के स्थान पर संवैधानिक सरकारों का उदय हुआ, वो भी इसके उदय के प्रमुख चरणों में से एक है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, जिसमें आपकी औद्योगिक क्रांति आती है, जिससे आपके आधुनिक राज्य का विकास हुआ, जो 18वीं से 19वीं सदी के बीच हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति है उसने आर्थिक विकास, शहरीकरण और नौकरशाही इनको बढ़ावा दिया। जो राष्ट्र राज्य की आर्थिक भूमिका बढ़ी और सरकार के उद्योगों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप करने लगी। जो सरकार थी वो उद्योगों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप करने लगी। यहीं पर हम एक चरण देख लेते हैं उपनिवेशवाद का और विश्व युद्ध का, जो 19वीं से 20वीं सदी के बीच हुआ। जो यूरोपीय देश थे जैसे कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इनमें उपनिवेश स्थापित हुए, जिससे जो आपकी वैश्विक राजनीति थी इसमें बड़े बदलाव आए। दूसरा जो आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, जिससे कि आपके जो राष्ट्र राज्य थे उनके कूटनीतिक संबंध थे वे मजबूत हो गए थे। तीसरा आप देख सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद का अंत हुआ था, जिससे आपके नए राष्ट्र राज्यों का, स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ था। पांचवा चरण आप देख लेते हैं, जो कि आपका आता है वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिक राज्य का, जो 20वीं से 21वीं सदी तक के बीच था। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण ही राष्ट्र राज्य आपस में अधिक जुड़े हुए हैं। जो आपका वैश्वीकरण है उसके कारण ही जो आपके राष्ट्र राज्य है वे आपस में अधिक जुड़े हुए हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, WTO। और जो इसमें गैर राज्य अभिनेता है, नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs, जो आतंकवादी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनका प्रभाव बढ़ा। जो आपकी IT रेवोल्यूशन है, सूचना क्रांति है और AI है, इन जैसे तकनीकों ने भी राज्य व्यवस्था को बहुत बदल दिया। जो आज के टाइम में आप देख सकते हैं जो आपके IT रेवोल्यूशन है और AI है, उनका बहुत ज़्यादा दौर है, तो उनके दौर के कारण जो आपकी राज्य व्यवस्था है उनको भी किसी न किसी हद तक बदला गया है, वे बदली गई है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख ली आपके आधुनिक राज्य व्यवस्था के उदय के प्रमुख चरण। अब हम दूसरे देख लेते हैं आपके उत्तर वेस्टफेलिया राज्य व्यवस्था। जो आपकी उत्तर वेस्टफेलिया राज्य व्यवस्था थी वो क्या थी? जो आपकी पोस्ट वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जो वेस्टफेलिया की संधि के बाद ही विकसित हुई, जो कि 1948 में हुई थी। और जो जिसने वैश्विक राजनीति को आकार दिया है। जो ये प्रणाली आपकी है संप्रभुता की मूल अवधारणा पर आधारित है, लेकिन समय के साथ इसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो चलिए हम इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं संप्रभुता और राष्ट्र राज्य। तो राज्यों के आंतरिक मामले में स्वतंत्रता मिली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी बढ़ा। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप था वो तो बढ़ा ही, पर उससे क्या हुआ, जो आपके राज्यों के आंतरिक मामले थे उनमें उनको स्वतंत्रता मिली। दूसरा आपका बैलेंस ऑफ पावर। जो यूरोप में शक्ति संतुलन था उसकी राजनीति चली, और जो राष्ट्र राज्यों के बीच संघर्ष था उनको बहुत हद तक सीमित कर दिया गया। तीसरा आप देख सकते हैं औपनिवेशिक विस्तार। जो 17वीं से 20वीं सदी तक यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेश बनाए थे, जिससे आपकी वैश्विक राजनीति जटिल हो गई थी। चौथा आप देख सकते हैं राजनयिक प्रणाली, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कूटनीति का महत्व बढ़ा, जिससे युद्धों को टालने की कोशिशें की गई। पांचवा आप देख सकते हैं यहीं पर वैश्विक संस्थाओं का उदय, राइज ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। जो 20वीं सदी में लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र, नाटो, WTO जैसी ये संस्थाएं थी, जो आपकी संस्थाएं बनी, उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत हद तक प्रभावित होने लगे। तो अब हम देख लेते हैं, ये आपकी वेस्टफेलिया की संधि है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वेस्टफेलिया की व्यवस्था है उसके समक्ष क्या समस्याएं रही है और क्या संकट आए हैं, तो अब हम चलिए उनको देख लेते हैं। जो उनके सामने सबसे पहली समस्या आई है वो है आंतरिक, जिसमें आपका जो सबसे पहला संकट या समस्या उत्पन्न होती है वो है आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध। जो कई राज्यों में जातीय और धार्मिक संघर्ष होते रहे, जिससे स्थिरता प्रभावित हुई। दूसरा आप जो देख सकते हैं वो औपनिवेशिक विस्तार, जिसमें यूरोपीय देशों ने औपनिवेशवाद बनाए, जिससे संप्रभुता की अवधारणाएं कमजोर हो गई। तीसरा आप देख सकते हैं शक्ति संतुलन और युद्ध। जो राष्ट्रों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे। फोर्थ आप देख सकते हो वैश्वीकरण का प्रभाव। जो आपके यूनाइटेड नेशन और WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने संप्रभु राज्यों की नीतियों को बहुत प्रभावित किया। यहीं पर आप देख सकते हैं एक मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून। जो आपके मानवाधिकार और वैश्विक कानून थे
उन्होंने राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता को सीमित किया। एक आपका है गैर राज्य अभिनेता, जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जैसे कि एनजीओ हो गई, आतंकवादी संगठन हो गए, उनकी भूमिका बढ़ी। जो आपका 7th आता है वो आता है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग और संसाधनों की कमी है, वे नई वैश्विक चुनौतियां बन गई। तो आप सभी देख सकते हैं ये आपके कुछ वेस्टफैलिया की संधि के समक्ष जो समस्याएं थी वे थी। अब हमें एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं, जिससे हमें आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसके निष्कर्ष में हम देख सकते हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो अर्थ है, परिभाषाएं है, उनको समझा और फिर आगे जाकर देखा जो एक अकादमिक विषय के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है उनकी संक्षिप्त में तुलना करी, जिससे हमें स्पष्ट हुआ कि जो दोनों विचार है वे काफ़ी समान अर्थों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो उनके स्तर है वे दोनों में भिन्नता मौजूद है। इससे आगे फिर हमने देखा जो आपके वोल्टेज द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरीय विश्लेषण थे वे देखे हमने, उनको सरलतापूर्वक समझा। और जो व्यक्तिगत स्तर है उसको विश्लेषण के केंद्र में रखता है, और जो राज्यगत स्तर है उनको आंतरिक संरचना और व्यवहार को रखता है। जो आपका व्यवस्थागत स्तर है उसको हमने अराजक व्यवस्था को विश्लेषण के केंद्र में रखा है। और जो विचारक है उनके द्वारा जो तर्क दिया गया है, उन्होंने 1948 की वेस्टफैलिया की संधि ने उसने जो आपके आधुनिक संप्रभु राज्य थे उनका निर्माण किया, और जो वर्तमान की राज्य व्यवस्था है उसकी स्थापना की। इस व्यवस्था से इस स्थापना से पूर्व जो अन्य प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी वे भी मौजूद थी, जिनमें आपके सबसे प्रमुख थे साम्राज्य। और जो इन साम्राज्यों में आज के राष्ट्र हैं उनमें राज्यों में कई भिन्नताएं भी थी, जिनका उल्लेख पत्र में किया गया। जो कई चिंतक थे उन्होंने अपना यह मत रखा जो वैश्वीकरण के प्रभाव ने वेस्टफैलियन व्यवस्था व जो राज्य की संप्रभुता है उसको काफ़ी बदल दिया था, और इनके खिलाफ चुनौती भी पेश की थी। परंतु जो आपका वैश्वीकृत विश्व में एक आधुनिक राज्य की एक नई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है वो बनी रही, जिसमें केवल एक दूसरे से ही नहीं परंतु अपितु जो आपके गैर राज्य अभिकर्ता है उनके साथ भी संबंध में है। और जो यहाँ आपकी परस्पर प्रक्रिया है एक नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने में लगी है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हो जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये था आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे कि मैंने कल की वीडियो के लिए भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी बहुत कम स्टूडेंट ने किया। तो आज का जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है जो आपकी वेस्टफैलिया की संधि थी उसके जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको आप संक्षिप्त में कमेंट में ज़रूर बताना, और वेस्टफैलिया की संधि कब हुई थी ये भी बताना। आप ज़रूर अपना कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देना। तो आज की वीडियो में हमने आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखा है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपका फर्स्ट यूनिट कवर करी थी। तो ऐसे ही हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। ऐसे ही हम आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करके पूछ सकते हो। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।